जय हिंद साथियों, राइज एकेडमी श्री गंगानगर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी पहली क्लास रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे भी मैसेज कर रहे थे कि सर पॉलिटी की क्लास लेकर आओ, तो बिल्कुल आज हम आपके सामने पॉलिटी की क्लास लेकर हाजिर हैं। और आज से आप इस वीडियो को देखना शुरू कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 60-70 वीडियो बनेगी पॉलिटी की, जो आपको एकदम मजबूत बना देगी, स्ट्रॉन्ग बना देगी, है ना। और एक बात बता देता हूं, जिनको पॉलिटिकल साइंस से डर लगता है ना, अब आपको पॉलिटिकल साइंस से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पॉलिटी मुश्किल नहीं है, पॉलिटी की भाषा मुश्किल है। हमने जब भाषा सीख ली तो पॉलिटी ऑटोमेटिक आसान हो जाएगी, है ना। तो करते हैं शुरुआत। देखिए अभी टॉपिक हमने लिख रखा है अनुसूचियाँ। अभी अनुसूचियाँ बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि संविधान क्या है। तो मैं अगर सरल भाषा में बात करूं तो इसकी एक परिभाषा है। हर चीज़ की एक परिभाषा होती है। आप कोई भी चीज़ नाम लेते हो उसकी परिभाषा है, वैसे ही संविधान की एक परिभाषा है। तो प्रश्न पूछेगा आपसे कि संविधान क्या है, तो आप क्या बोलोगे। तो सिंपल भाषा में बात करने की, नियम और कानून की ऐसी पुस्तक जिससे किसी देश का शासन व्यवस्था चलाई जाए, उसे संविधान कहा जाता है। या फिर एक और भाषा में बोलूं कि सभी के लिए एक ही नियम और कानून, उसे संविधान कहते हैं। सभी के लिए कैसे, जैसे भारत के अंदर सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है। और एक बात करूं, जैसे प्रधानमंत्री है, यह भी भारत का एक बड़ा पद है ना। अगर प्रधानमंत्री कोई अपराध करता है और वहीं एक आम नागरिक, जैसे मेरे जैसा कोई नॉर्मल नागरिक अपराध करता है, जब इनको सुप्रीम कोर्ट सजा सुनाएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जब सजा सुनाएगा और दोनों का अपराध सेम हुआ, तो ये नहीं है कि प्रधानमंत्री को कहे माफ कर दिया भाई, तू तो प्रधानमंत्री, तेरे को माफ कर देते हैं, अच्छा तू इधर आ, तेरे को बहुत दिन हुआ। ऐसे नहीं चलेगा। समझ में आ रही है। जो सजा मेरे को मिलेगी वही प्रधानमंत्री को मिलेगी। समझ में आ रही है। इसीलिए कहा जाता है कि सभी के लिए एक ही नियम और कानून, उसे क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। अब हमारे जो संविधान की पुस्तक है, इसके अंदर 22 पाठ है। सर पाठ तो हमने नहीं सुना है, भाग सुना है। बिल्कुल, पाठ तो आपको समझाने के लिए नाम लिया है। समझ में आ रही है। देखो पॉलिटिकल भाषा में उसी पाठ को हम बोलेंगे भाग। हमारी संविधान की किताब में 22 पाठ है, यानी 22 भाग है, और 395 अनुच्छेद है। ये तो बेसिक बातें हैं, आपको पता भी होनी चाहिए। और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आप कहोगे सर ये एक ही किताब में तीनों चीजें हैं क्या? बिल्कुल, ये तीनों एक ही किताब में है। जैसे मैं बात करूं कि भाग 22 क्या है, देखो भाग 22 है। ये भाग 22 कैसे है? जैसे मैं बात करूं कि आप हिंदी बचपन में या अभी भी आप किताबें पढ़ते ही हो, कोई भी टॉपिक उठाते हो, जैसे कोई हिंदी की किताब ले लो, कोई हिंदी का एक पाठ है, तो उस पाठ को खोलोगे, उस पाठ के अंदर जो पेज होंगे वो 1 से लेके या 5 पेज में वो पाठ पूरा सिमट जाएगा ना, तो वो एक पाठ हो गया। वैसे ही यहाँ पे भाग है ना, इस एक भाग में ये जो एक भाग है ना, इसमें कुछ कुछ अनुच्छेद रहेंगे। जैसे भाग 1 के अंदर 1 से लेके 4 अनुच्छेद रहेंगे, भाग 2 के अंदर 5 से 11, और भाग 3 के अंदर फिर 12 से 35, और सबसे ज्यादा जो अनुच्छेद है कौन से भाग में, 5 और 6 भाग में बहुत अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना, इस 22 भाग के अंदर ही ये अनुच्छेद सिमट जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत? और 395 अनुच्छेद है ना, तो ध्यान रखना 396 नहीं हो सकते। तो अब आप कहोगे सर हम तो सुनते हैं कि वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 450 के करीब है। भले आप 10,000 सुन लेना, लेकिन याद रखना अनुच्छेद 395 ही रहेगा। क्योंकि जब हमारे संविधान निर्माता जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने ये 395 जो बातें लिखी है ना, ये 395 बातें ये बहुत सोच समझ कर लिखी है। तो फिर 450 कैसे हो रही है? बिल्कुल ध्यान रखना। अब देश के अंदर अगर कोई भी ऐसा नियम कानून बनेगा, वो संविधान को देखकर, क्यों, संविधान से बड़ा तो कोई है ही नहीं, संविधान को देख के कानून बनेगा। बिल्कुल। तो अगर कोई भी संसद कानून बना रही है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद को है, संसद कोई भी कानून बना रही है, शिक्षा से संबंधित बना रही है, ग्राम पंचायत, जो भी उनके मन में आ रहा है वो कोई भी कानून बना रही है, जैसे वो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित कोई कानून बना रही है। समझ में आ रही? तो अब आपको सर वो तो नया कानून बन गया, नया अनुच्छेद जोड़ दो। नहीं, जब वो पंचायतों का गठन से संबंधित कानून बनाया ना, तो इन 395 अनुच्छेद में से उसमें पंचायतों का गठन कहीं ना कहीं तो मिलेगा। बिल्कुल, अनुच्छेद 40 मिलेगा। तो वो कानून अनुच्छेद 40 में लिख दो। अब आप कहोगे ऑलरेडी 40 में है, तो मैच तो उससे कर रहे हैं ना, तो एक आप काम करो, अनुच्छेद 40 तो है ही है, इसके आगे कर दो अनुच्छेद 40 ए लगा दो, बी लगा दो, ऐसे जोड़ सकते हो। लेकिन ध्यान रखना 395 से 396 नहीं कर सकते। आप कोई भी कानून बनाओ, अगर वो कानून किसी भी अनुच्छेद से मैच कर रहे हैं, तो वहां पे ABCD लिख के उसमें लिख दो। वो समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? जैसे आप देखते होंगे ये मौलिक कर्तव्य, इसे 51 के अंदर जोड़ दिया, फिर पूरा का पूरा एक भाग और बना दिया इसमें, है ना। तो ये चीजें जोड़ सकते हैं, लेकिन 396 नहीं करोगे। वैसे ही भाग है, क्या खे कितने भी बना दो भी। समझ में आ गई? तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब आप कहोगे सर ये तो अनुसूचियां क्या है? देखिए संविधान जो है ना, इसके अंदर अगर कोई भी चीज नहीं जोड़नी पड़ती है ना, तो उसके अंदर 368 के तहत एक संविधान संशोधन करना पड़ता है। संविधान संशोधन का मतलब होता है कोई नई चीज को ऐड कर देना। सिंपल तरीके से समझो, किसी नई चीज को ऐड कर देना संविधान संशोधन कहलाता है। अब आपको पता है संविधान संशोधन करने के लिए विधेयक ले आना पड़ता है, बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया हो जाती है, और बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक माहौल हो जाता है। उसको मनाओ। समझ में आ रही है? लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है देश में, इसमें तुरंत रूप से अपने हेर फेर या बदल सकते हैं। यानी बड़े बड़े विषय, जितने भी बड़े बड़े विषय, उनके लिए एक अलग से बुक जोड़ दी। उसी बुक को हम बोलते हैं अनुसूची, और इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल। अब इस अनुसूची में केवल वही विषय रखेंगे जो बड़े होंगे, जिनके अंदर ना अगर अपने को हेर फेर बढ़ाना, घटोतरी करनी है ना, तो अपने को संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे मान लो अनुसूची 2 है, उसमें राष्ट्रपति का वेतन है कितना है, 5 लाख है, 10 कर दो,
तो उसमें इतना मतलब माथा नहीं मारना पड़ता, समझ में आ रही है? यानी कोई बड़े बड़े विषय होते हैं वो किसमें रख दिए जाते हैं, अनुसूची, और इसके अपने ज़्यादा हेरफेर कर सकते हैं। समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूं कि आप अनुसूची भाग और ये संविधान क्या है ये समझ गए होंगे। अब अपनी शुरुआत करते हैं अनुसूचियों की। अनुसूचियों की इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। और मूल संविधान क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को पता नहीं कि सर मूल संविधान कौन सा होता है। जिस समय संविधान लिखा था, जिस समय अम्बेडकर जी ने संविधान निर्माण करके और रायजादा को दिया था, जब वो संविधान एकदम लिख कर तैयार हो गया था, भाई ये लो बुक, वो बुक थी ना, वो मूल संविधान है। अब उसमें कोई नई चीज ऐड करेंगे ना, वो संशोधन में जुड़ जाएगी। समझ में आ रही है ना? तो ध्यान रखना, मूल का मतलब जिस समय बना था। तो मूल संविधान में अनुसूचियों का जिक्र है और मूल संविधान में अनुसूचियां 8 है। बहुत बार प्रश्न पूछता है एग्जाम में, हजारों बार, कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 8। और वर्तमान बोलते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है? तो ध्यान रखना 12 है। और अब हम एक एक करके अनुसूची पढ़ना शुरू करेंगे। तो अनुसूची पहली को देखेंगे, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं अनुसूची 1। देखिए भाई, अनुसूचियां पढ़ने से पहले मैंने एक लाइन बोली थी कि अनुसूचियों में बड़े बड़े विषय जोड़े गए। ये बात आप जब तक अनुसूची 12 नहीं पढ़ लो तब तक ये दिमाग में रखनी है। कैसे? तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले देखते हैं इसमें है क्या। अनुसूची 1 के अंदर लिखा है भारत के संघ शासित प्रदेश और राज्य, इनकी संख्या का वर्णन है। यानी आपको अगर ये चेक करना है कि भारत में कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, वो किस में मिलेगा? तो अनुसूची 1 में मिलेगा। जैसे मैं बात करूं, वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी उसे शॉर्ट नाम बोलेंगे यूटी, इंग्लिश में बोलेंगे यूनियन टेरिटरी, इसकी जो संख्या है वो है 8। और राज्य स्टेट हमारे वर्तमान में 28 है। बात समझ में आ रही है? अब समझो भी बड़े विषय कैसे। जैसे अचानक से कोई राज्य तोड़ा और नया राज्य बना दिया, तो अब आपको पता है जब नया राज्य बनेगा तो 28 की जगह 29 होंगे। तो अब अनुसूची 1 में जोड़ने के लिए कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अब वो तोड़ा मरोड़ा ये चीज वहां पे हो चुकी है, उस संविधान में हो चुकी है। अब यहां जोड़ने के लिए आपको कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो यहां उन्हीं चीजों को जोड़े जाएगा जो बड़ा बड़ा विषय है। जैसे राज्य एक नया बन गया तो बड़ा विषय है, कभी घटा दिया कभी बढ़ा दिया, तो ये चीजें सब किस में आएगी? बड़े विषयों में आएगी भी। समझ में आ रही है? तो अनुसूची 1 के अंदर है एक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, उसका पूरा का पूरा बायोडाटा, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी वोटर आईडी है, वो सब किसके पास होगी? अनुसूची 1 में होगी। उसमें यह लिखा होगा कि किस राज्य की कितनी सीमा है, कितना क्षेत्रफल है, उत्तर में कौन सा जिला है, दक्षिण में कौन सा जिला है, हालांकि कौन सा जिला किससे लगता है, ये सब चीजें आपको किसमें देखने को मिल जाएगी? अनुसूची 1 में देखने को मिलेगी। आप समझ रहे होंगे अनुसूची 1 में क्या है? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने देखते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 में क्या लिखा हुआ है? तो पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते। पदाधिकारी कौन से? देखिए भी, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये अपना भारत है। अब आप ये मत बोलना कि सर आप पढ़ा पॉलिटी रहे हो लेकिन मैप बना के ज्योग्राफी पढ़ाओगे क्या? नहीं, हम इस मैप से ही अनुसूचियां याद करेंगे। समझ में आ रही है? ये अपना भारत है। इस भारत को चलाने के लिए जो संविधान की बुक है ना, उसके अंदर पद बनाए गए हैं ताकि भारत को व्यवस्थित चला सके। पद जैसे मैं बात करूं, प्रधानमंत्री ये एक पद है, राष्ट्रपति एक पद है, उपराष्ट्रपति एक पद है, सरपंच, मेंबर, ये जितने भी आप देखते हो ना, ये सारे के सारे अपने आप में एक पद है। समझ में आ रही है? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पे काम करे, नहीं कि वो प्रधानमंत्री है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? किसी को कोई दिक्कत? तो इस भारत को चलाने के लिए जो पद बनाए हैं, उन पदों पर बैठने वाले जो अधिकारी है उन्हें बोलते हैं पदाधिकारी। और उन पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते की चर्चा जो मिलेगी वो अनुसूची 2 में मिलेगी। यानी किस पदाधिकारी को कितना रुपए मिलेगा, जैसे राष्ट्रपति को कितना मिलेगा, प्रधानमंत्री को कितना मिलेगा, ये सब चर्चा किसमें लिखी हुई है? तो अनुसूची 2 में। अगर ये देखो संविधान को कितनी बारीकी से लिखा गया है, उन संविधान लिखने वालों को नमन है जिन्होंने एक एक चीज का ध्यान रखा। यहां अगर वेतन और भत्ते नहीं जोड़ते तो आपस में लड़ते, वो कहता मैं ज्यादा काम करता हूं, मेरे को इतने लाख दो, इतने लाख दो। तो देखिए भी अनुसूची स्पेशल बना दी भी। एक सरपंच को कितने रुपए मिलेंगे वो भी अगर आपको देखने हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। एक मंत्री को कितने रुपए देने हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे ना। सभी पदों की जो वेतन है, कितना वेतन चाहिए उसको मिलेगा और कितने भत्ते मिलेंगे वो सब इसी में दिया होगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम की दृष्टि पदों के वेतन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, राष्ट्रपति को महीने के 5 लाख मिलते हैं, उपराष्ट्रपति को महीने के 4 लाख मिलते हैं। वैसे उपराष्ट्रपति को सैलरी 0 होती है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा उसमें पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, इसके रूप में इसे 4 लाख मिलते हैं। वैसे इसकी सैलरी 0 है ना। और राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए मिलती है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे 2,80,000 मिलती है और अन्य होते हैं उनको 2,50,000 मिलती है। और जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसे 2,50,000 मिलती है। समझ में आ रही है? तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, बाकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब वेतन आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं भत्ते क्या होते हैं। भत्ते अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं ना तो बोनस जैसे आपको और सिंपल बताऊं मैं, जैसे आपके पिताजी, आपके भाई बहन जो भी किसी कंपनी में काम करते होंगे, वो कंपनी में काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो उसको उनकी जो सैलरी मिलती है ना उसे बोलते हैं वेतन। और कभी कभी कोई त्यौहार आ जाता है या कई बार कंपनी को लाभ हो जाता है तो वो कंपनी वाले क्या करते हैं, सैलरी के अलावा कुछ पैसे दे देते हैं, भी ले तू अच्छा त्यौहार मना लेना, या फिर तेरी बाइक है ये पुरानी होगी, ले तू इतने रुपए ले नई ले लेना। उसे क्या बोलते हैं? भत्ते बोलते हैं। जैसे राष्ट्रपति को मिलते हैं, भी राष्ट्रपति जी तुम्हारी चादर पुरानी होगी अभी, चलो भाई 5 लाख भत्ता दिया, लाइट नहीं लगाओ 5 लाख, ऐसे 10 लाख 20 लाख, ऐसे मंत्रियों को क्या मिलते हैं? भत्ते वगैरह मिलते हैं। और इन्हीं से ही उनका घर चलता है। सैलरी तो 5 लाख, पद भी तो देखो भारत का 1 नंबर व्यक्ति है भी। समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? तो उम्मीद करता हूं अनुसूची 2 समझ गए होंगे। अब अपने देखेंगे अनुसूची 3। स्क्रीनशॉट लो भी एक बार।
तो अब हम देखते हैं अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या लिखा है? पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान है। शपथ का मतलब क्या होता है? सौगंध होती है। सौगंध मतलब एक लोगों के सामने एक कर्तव्य लिया जाता है। जैसे आप शादी करवाते हो तो वहां पे भी आपको शपथ दिलाई जाती है, पत्नी का कहना मानेगा, ये करेगा, पत्नी कहेगी तो छींकेगा। अरे छींकना नहीं है भाई, इधर ध्यान नहीं देना ऐसे, ठीक है ना। शपथ दिलाई जाती है, वहां पर भी पंडित जी शपथ दिलाते हैं, वैसे की वैसी शपथ आपको संविधान के अंदर भी देखने को मिलेगी भी, ठीक है ना। तो अनुसूची 3 के अंदर शपथ का प्रावधान है। जिनको आपने पैसे दे दिए ना, उन्हीं से शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ ना 2 प्रकार से है। शपथ 2 प्रकार से कैसे? एक पद की, जिस पद पे वो काम कर रहा है, एक तो उसकी शपथ भी, ईमानदारी से काम करूंगा, देश को अच्छे से लूटूंगा, ऐसा नहीं लिखा होता है उसमें। अच्छे देख लेना कभी शपथ, उसके अंदर कंप्लीट शपथ का लिखा हो भी, कौन कैसे शपथ लेगा। तो प्रधानमंत्री है वो कैसे शपथ लेगा, डॉक्टर कैसे शपथ लेगा, उन सब की शपथ का प्रावधान किसमें लिखा होता है? तो इसमें अनुसूची 3 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इनकी सबकी शपथ अलग अलग लिखी हुई है। जैसे डॉक्टर कैसे सब, अब डॉक्टर ऐसे थोड़ी लेगा, मैं डॉक्टर देश की अच्छे से सेवा करूंगा। अरे भाई मरीजों पर ध्यान देना तो है ना, समझ में। तो जितने भी सरकारी पद है उनकी शपथ का प्रावधान आपको अनुसूची 3 के अंदर मिलेगा, कुछ कुछ पदों को छोड़कर। तो पहला तो पद की शपथ, और दूसरी गोपनीयता। गोपनीयता क्या है? खाएंगे पिएंगे लेकिन किसी को बताएंगे नहीं भाई, समझ में। गोपनीयता कुछ प्राइवेसी होती है जिसको बताया नहीं जाता है, अंदर की बातें बाहर नहीं लाई जाती है। नेपाल वालों ने ले गए थे ना, तो नेपाल के अंदर जैनजियों ने एक आंदोलन किया था। जैनजी मतलब समझते हो, जिसका जन्म 1998 से लेकर 2012-13 के बीच में जिनका जन्म है, वो जैनजी है, युवा पीढ़ी होती है। तो यहां पे भी शब्द 2 प्रकार से, पद समझ गए और गोपनीयता की समझ गए होंगे। लेकिन संविधान में कुछ आदरणीय पद है, बड़े पद है, जिनको अलग दिखाने के लिए उनका शब्द का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है, बल्कि उनका जो शब्द का प्रावधान है वो अनुच्छेदों में कर दिया। जैसे राष्ट्रपति का शब्द का प्रावधान 60 के अंदर है। अब आपको सर 60 में क्यों है? तो देखिए, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, सामान्य व्यक्ति होता है, इसलिए उसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए, ताकि उसको महसूस हो, यहां मैं बड़ा हूं, तो उसके लिए अलग से प्रावधान कर दिया भी। तो राष्ट्रपति 60 के अंदर, लेकिन उपराष्ट्रपति की शब्द का प्रावधान अनुच्छेद 69 के अंदर मिलेगा, और राज्यपाल को शब्द का प्रावधान अनुच्छेद 159 में मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनका अनुच्छेद 124(6) में मिलेगा, और हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका जो शब्द का प्रावधान है अनुच्छेद 219 के अंदर होगा। किसी को कोई दिक्कत? तो यहां आपको एग्जामिनर फंसाएगा, निम्न में से किसके शब्द का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है। यहां 3 बोल के नहीं का पूछेगा, क्योंकि सबका शब्द, सरपंच की शब्द भी इसी में होगी, जो भी पदाधिकारी है, पुलिस है, कोई जितने भी ये सब है सरकारी, जितने भी उनकी सबका है। लेकिन ये कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके शब्द का प्रावधान नहीं है, और एग्जामिनर यही फंसाएगा कि नहीं है, तो इनमें से ये जो है इनका अनुसूची 3 में नहीं है जिक्र। तो उम्मीद करता हूं अनुसूची 3 भी आप समझ गए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने देखते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4 में लिखा हुआ है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्यसभा की सीटों का आवंटन का मतलब क्या होता है? ये एक संसद है, आपको पता है संसद पूरे देश को कौन चलाती है? संसद चलाती है। जो भी देश में कानून बनाएगा वो कौन बनाती है? संसद बनाती है। और संसद का जिक्र है वो आर्टिकल 79 के अंदर, यानी 79 के अंदर है। वहीं बात करें, संसद के 2 सदन होते हैं, एक का नाम लोकसभा, एक का नाम राज्यसभा। तो आपको पता है लोकसभा होते हैं, इसके अंदर जो एमपी बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, उनको हम चुन के भेजते हैं। ये जो 543 जो व्यक्ति होते हैं इनको हम चुनकर भेजते हैं। लेकिन बात करें, इसका एक और सदन है जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं। तो यहां से व्यक्ति कहां आते हैं? यहां तो हम चुन के नहीं भेजते। तो ध्यान रखना, आपको पता है कि राज्य चलाने के लिए विधानमंडल होता है, विधानमंडल होता है। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक तो विधान परिषद और एक विधानसभा। जो विधानसभा होते हैं ना, उसमें जो एमएलए बैठते हैं वो लोग क्या करते हैं? अच्छे अच्छे लोगों को चुनकर यहां भेजते हैं। और आपको पता है राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 245 सीटें हैं, जिनमें हर राज्य के पास अलग अलग सीटें होती है। तो हमारे राजस्थान के अंदर बात करें तो राज्यसभा के अंदर 10 लोग जाते हैं, और लोकसभा में हमारे 25 एमपी जाते हैं। लेकिन टोटल संसद से पूछ ले कितने जाते हैं? तो 35 जाते हैं। अब ये लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, संसद क्या है, जब ये हम संविधान पढ़ेंगे और उस संविधान के अंदर आर्टिकल 79, 81 और 80 जब पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको कंप्लीट बताएंगे कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, संसद क्या है। समझ में आ रही है? तो आपको यहां पे इतना ही ध्यान रखना है कि अनुसूची 4 के अंदर राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। और एक बात और बता दूं, जो लोकसभा की सीटों का आवंटन है वो प्री सीमन आयोग करता है। इस बात को भी कहीं ना कहीं लिख लेना भी, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भी। तो अब हम देखते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5 में लिखा हुआ है SC+ST का प्रशासन व नियंत्रण। देखो बच्चों, आप नोट्स तैयार कर रहे हो तो यहां पे आप 100% गलती करोगे। जिनको पॉलिटी से डर लगता है या जिनको पॉलिटी कम समझ में आती है उनको खासकर यहां कंफ्यूज हो जाओगे। यहां मैंने लिख दिया AC। AC का मतलब बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट को भी लिखते हैं SC, यानी सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रही? फिर हाई कोर्ट को लिख देंगे SC। तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इसका मतलब है शेड्यूल कास्ट। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे बोलेंगे अनुसूचित। अनुसूचित आगे देखो, शेड्यूल कास्ट। कास्ट को बोलेंगे जाति। कई बार पूछते हैं ना आपकी कास्ट क्या है ना, जिसकी वो कमजोर है ना इंग्लिश, उसमें दिक्कत बहुत होती है भैया। तो शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति।
और आगे लिखा है एसटी। एसटी का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी अनुसूचित जनजाति। अब यहां मत घुस जाना सर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में अंतर क्या है, तो यहां मत घुसना। ये आपको कल्चर वाले सर और अच्छे से पढ़ा देंगे कि जाति और जनजाति में अंतर क्या है, क्योंकि ये उनका सब्जेक्ट है। आपको एग्जाम में ये याद रखना है कि एससी एसटी क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण कौन सी अनुसूची में है, तो आपको ध्यान रखना है अनुसूची 5 के अंदर है। करता हूं, समझ गए होंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 में लिखा हुआ है कि भारत है, इंडिया है, इसके पूर्वोत्तर राज्य का प्रशासन व नियंत्रण की बात की गई है। इसके अंदर स्पेशल 4 राज्यों को जोड़ा गया है पूर्वोत्तर के। पूर्वोत्तर कौन से, ये हमारे भारत की उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ये पूर्व, जो पूर्व साइड की ओर राज्य उसे पूर्वोत्तर बोलेंगे। समझ में आ रही है ना। तो ये जो 7 राज्य है इसे हम 7 सिस्टर भी कहते हैं, ये पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं। इनके अंदर 4 राज्य ऐसे हैं जिनको स्पेशल, यानी संविधान ने स्पेशल प्रावधान दिया है, स्पेशल 4 राज्यों को टारगेट करके। क्यों दिया हुआ है, देखो भी सुनो। ये लोग बहुत पिछड़े हैं, ये अपना जो जीवन निर्वाह करते हैं वो एक जंगली रूप से करते हैं। तो सरकार ने क्या किया, इनको शिक्षा से जोड़ने के लिए यहाँ जो भी राज्यपाल बनेगा, यहाँ जो भी सरकार होगी, उनको बोला जाएगा कि आप इन लोगों पर दबाव नहीं बनाओगे, क्योंकि आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है, इस पर दबाव नहीं बनाओगे। ये लोग शिक्षा से कैसे जुड़ेंगे वो तरीका निकालना है। अगर ये लोग ये कानून बनाएंगे क्या बेचारे, ये कहेंगे पेड़ नहीं काटने तो मत काटो, लेकिन उनको कोई ना कोई ऐसा लालच दो जिससे कि वो शिक्षा से जुड़ जाए। कैसे लालच देंगे, जैसे अंदर आर्मी की जब वैकेंसी जॉब वगैरह निकालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हाइट होती है, तो ये लोग क्या हाइट में छोटे होते हैं, तो इनको छूट दे दिया कि कोई नहीं, आपकी हाइट 4.5 फीट है, कोई नहीं, फिर भी आप आर्मी में आ जाओ। यानी सर अगर कोई एग्जाम हो रहा है सेंट्रल लेवल पर, यानी सभी के 100 नंबर आ रहे हैं, इनको बोलेंगे तुम्हारे 30 नंबर आ रहे हैं, तुम आ जाओ जॉब में आ जाओ। अब ये 30 नंबर वालों को जॉब में लेते नहीं है भाई, उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं। इनको लेने का मतलब क्या है कि लोगों को शिक्षा से जोड़ना। इन लोगों को अगर शिक्षा से जोड़ेंगे तो बाकी के जो 3 राज्य हैं वो ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। यहां पे आपको जो एग्जामिनर है वो जो प्रश्न पूछेगा वो ध्यान रखना। एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कि कौन सा राज्य अनुसूची 6 के अंतर्गत नहीं आता है, तो ध्यान रखना यहां पे मिजोरम लिखा हुआ है, तो ऑप्शन जो देगा ना, जो नहीं आएगा वो मणिपुर देगा। तो मणिपुर अनुसूची 6 के अंदर नहीं आता है, रट लेना। इसके अलावा यहां से कोई प्रश्न नहीं बनता है अभी। समझ में आ रही है। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुसूची 6 के अंतर्गत नहीं आता है, तो 4 और 3 ऑप्शन तो यहां से मिल जाएंगे। तीनों ही ऑप्शन भी बता देता हूं, असम, मेघालय और त्रिपुरा। जो चौथा ऑप्शन देगा उस 1 नंबर पे दे, 2 किसी पे भी दे सकता है, वो लिखा होगा मणिपुर। मणिपुर नहीं आता है, मिजोरम आता है भी। ये ध्यान रखना। नहीं आ रही, तो आपको अनुसूची 6 में इतना ही ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं उनका प्रशासन व नियंत्रण का जिम्मा है वहां की सरकार करेगी और उन सरकार को अधिकार भी दिया हुआ है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए।